हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक चाइनीज एपिक ड्रामा फिल्म द कर्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर। ये मूवी चाइना की सबसे बेहतरीन फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और यही वो मूवी है जिसके बाद चाइना के लिए ऑस्कर के मंचों का द्वार खुल गया था। हालांकि उन्हें ऑस्कर प्राप्त नहीं हुआ था। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं महाराजा चाओ अपने देश नानजिंग लौट रहे थे। उनके साथ साथ उनके बेटे राजकुमार जय भी अपने देश वापस लौट रहे थे। राजकुमार जय राजा चाओ के मंझले बेटे थे। महल और पूरे राज्य में महोत्सव की खुशी फैली हुई थी जो कुछ दिनों बाद होने वाली थी। कुछ देर बाद महाराजा अपने बेटे राजकुमार जय के कमरे में जाकर उसके साथ तलवारबाजी करने की उसे चुनौती देते हैं। राजकुमार जय बेहद आसानी से ये चुनौती हार जाते हैं, जिसके बाद चाओ कहते हैं, एक पिता होकर मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अनुसार हर एक चीजें दिया करूंगा, चाहे वो जायदाद का हिस्सा हो या फिर पैसे और गहनों से भरा खजाना। तुम मेरे बेटे हो, मैं हमेशा तुम्हारी भलाई और तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगा। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन रानी साहिबा अपने बेटे राजकुमार जय से बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। इस दौरान अक्सर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो जाया करती थी। महल में मौजूद हकीम यानी डॉक्टर उनकी बेटी रानी साहिबा को ठीक समय अनुसार दवाइयाँ दिया करती थी। दवाइयाँ लेने के बाद महारानी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अब भी राजकुमार जय बेहद परेशान थे उनके लिए, क्योंकि आए दिन उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद परिवार के सुख समृद्धि के लिए राजा चाओ अपने सभा के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं। इसके साथ साथ हकीम द्वारा बनाई गई दवाइयाँ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। राजा महारानी साहिबा को जबरदस्ती वो सारी दवाइयाँ खाने का हुक्म देते हैं और फोर्सफुली रानी को वो सारी दवाइयाँ स्वस्थ हालत में होकर भी खाना पड़ता है। महारानी साहिबा के शरीर में खून की कमी थी। लगभग 10 सालों से इनकी तबीयत कॉन्स्टेंटली खराब थी। तब से लेकर आज तक वो दवाइयों से घिरी हुई है, लेकिन अब भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब अगली सुबह राजा अपने बड़े बेटे वैन को कक्ष में बुलाकर उनसे कहते हैं, मैं अपने मंझले बेटे यानी तुम्हारे भाई जय को राजा की सिंहासन देना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें वैन। इससे तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वैन कहते हैं कि नहीं, आपकी जो आज्ञा होगी हम उसी का पालन करेंगे। ये कहकर वैन अपने कक्ष में चला जाता है। दोस्तों, इस दौरान हमें पता चलता है राजकुमार वैन चैन को पसंद करते हैं और चैन कोई और नहीं बल्कि हकीम की बेटी है। उनका चैन के साथ रिश्ता है, वो भी कई सालों से। कुछ देर बाद दोनों काफी समय तक एक दूसरे के संग समय बिताते हैं और एक दिन ये बात रानी साहिबा को मालूम पड़ जाती है। महारानी गुस्से में आकर चैन को 100 बार चाबुक मारने की सजा देती है। ये देख राजकुमार वैन रानी से कहते हैं, इसमें चैन की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, आप चैन को छोड़ दीजिए। इस बीच एक दिन रानी एक गुप्तचर को इन दवाइयों के विषय में खबर निकालने को कहती है और रानी साहिबा की गुप्तचर आकर उन्हें बताती है, उनकी दवाइयाँ ईरानी पेड़ों के जड़ से बनाई गई है। इस पेड़ के जड़ को खाने से एक भला चंगा इंसान भी पागल हो जाता है। ये कहकर गुप्तचर रानी को सुरक्षित रहने को कहकर कक्ष से बाहर जाने लगती है और ठीक तभी राजकुमार वैन रानी से मिलने के लिए कमरे की ओर जा रहे थे। गुप्तचर को देख राजकुमार वैन उन पर आक्रमण कर देता है। इस हाथापाई में गुप्तचर राजकुमार वैन को मारने के कई मौके पाते हैं, लेकिन बेवजह वो किसी की हत्या नहीं करना चाहती थी और वो राजकुमार वैन को बख्श देती हैं। ठीक इसी समय कक्ष में महाराजा चाओ भी चले आते हैं, जो अपनी सेना से कहकर गुप्तचर को बंदी बना लेते हैं और उसका नकाब खोलते ही राजा हैरान रह जाते हैं। राजा चाओ फौरन सभी को उस कमरे से बाहर जाने को कहते हैं। साथ ही वो अपने बेटे राजकुमार वैन को इस बारे में किसी और को बताने से भी मना करते हैं।
अब राजा चाव गुप्तचर से अकेले बातें करते हैं। ये गुप्तचर एक महिला थी जिनका नाम था शी। राजा कहते हैं 23 साल हो गए हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा उनकी शी के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि उन्हें लगता था शी की मौत हो चुकी थी। साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये महिला गुप्तचर के भेष में महल में प्रवेश कर रही थी कुछ दिनों से। यह महिला और कोई नहीं बल्कि हकीम साहब की बीवी थी। शी राजा से कहती है सालों पहले राजा चाव ने उसे उसके परिवार के साथ बंदी बना रखा था। साथ ही उसने उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया था, जिसके बाद हकीम जी ही वो इंसान थे जिसने इस घड़ी में शी और उनके परिवार को बचाया था। ठीक इसी वजह से वो महिला हकीम जी के साथ विवाह कर लेती है। इसके अलावा महाराजा भी एक समय एक सैनिक हुआ करते थे और उनका रिश्ता शी के साथ था। हालांकि सैनिक जिस राजा के अंतर्गत काम करते थे, उसी राजा के पीठ पर छोरा घोंपकर वो उनकी सिंहासन लेकर आज महाराजा बने हैं। साथ ही उन्होंने पिछले महाराजा की हत्या करके उनकी बेटी के साथ शादी तक कर ली और वही महिला आज उनकी पत्नी यानी महारानी साहिबा है। इतने सारे विषयों पर बात करके महाराजा शी से पूछते हैं, इतने सालों बाद तुम यहाँ एक गुप्तचर बनकर छिप छिप कर क्यों आई हो और तुम किससे मिलना चाहती हो? शी कहती है, मैं छिप कर यहाँ सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए आई थी। इसके अलावा मैं तो यहाँ कदम तक नहीं रखना चाहती थी। अब महल से जाते वक्त महिला महाराजा के कक्ष में अपनी एक तस्वीर देखती है जिसे महाराजा द्वारा पूजा जाता था। कुछ देर बाद महोत्सव के कुछ जिम्मेदारियां हकीम जी को भी दी जाती है, जो कि वो एक भरोसेमंद आदमी थे। साथ ही वो कामों के भागीदार बनना बहुत पसंद करते थे। महाराजा उनसे कहते हैं, इतने सालों के बाद अब फाइनली हकीम जी को गवर्नर की कुर्सी दी जाएगी। इस बात को लेकर हकीम जी बेहद खुश थे। दूसरी तरफ महारानी साहिबा के कक्ष में उनका बेटा राजकुमार जय पहुंचता है, जो अपनी माँ की तबीयत को लेकर बेहद चिंतित था, जो कि महारानी साहिबा धीरे धीरे अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। साथ ही इस बीच उनकी रुचि गोल्डन फ्लावर्स की ओर बढ़ती जा रही थी। राजकुमार जय को महारानी बताती है कि पिछले 10 सालों से महाराजा चाव मुझे कुछ दवाइयाँ बनाकर पिला रहे हैं। हालांकि वो ये दवाइयाँ मेरी सेहत की भलाई के लिए नहीं है, लेकिन असल में ये दवाइयाँ जिस जड़ी बूटी से बनाई जाती है वो किसी इंसान को पागल करने की तक क्षमता रखती है। और कहीं न कहीं ठीक इसी वजह से पिछले 10 सालों में भी मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती चली जा रही है। जय अपनी माँ से पूछता है, आप ये जो बातें मुझसे कह रही हैं, अगर ये सच है तो फिर महाराजा चाव आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? रानी साहिबा कहती है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द महोत्सव के बाद पता चल जाएगा। महारानी साहिबा क्या जानती थी और क्या नहीं जानती थी, ये बात फिलहाल तो रिवील नहीं किया जाता है, लेकिन आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तब जाकर आप सब कुछ जान पाएंगे। राजकुमार जय अपनी माँ से इस बारे में बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रानी साहिबा किसी भी कीमत पर ये बात उसे बताना नहीं चाहती थी। अपनी माँ के इस तरह के बर्ताव को देख राजकुमार जय उनसे गुस्से में कहता है, अगर आप मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, अगर आप चाहती थी कि मैं महोत्सव तक इंतजार करूं, फिर आपने मेरे सामने इस बात का उल्लेख क्यों किया? रानी साहिबा अपने बेटी से कहती है, तुम्हें इस सिंहासन को पाना होगा, वो भी अपने पिता को जान से मारकर। राजकुमार किसी भी कीमत पर अपने पिता को जान से मारना नहीं चाहता था, जो कि एक बेटा होकर वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसे सिंहासन की लालच तक नहीं है। अब दिन था महोत्सव का। रानी साहिबा अपने बड़े बेटे राजकुमार वैन के लिए सोने की फूलों से एक पोशाक बनाती है। इस दौरान रानी साहिबा अपने बेटे के करीब जाने की कोशिश करती है, जो कि वह हर समय कोशिश किया करती थी। जैसे ही राजकुमार वैन उनसे कहते हैं, आप ये सब कुछ क्या कर रही है माँ? ये सुन रानी साहिबा कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये राजकुमार रानी साहिबा के बेटे नहीं थे, बल्कि ये किसी और के बेटे हैं। और शायद अब ये बात आप सभी को समझ आ ही गई होगी, राजकुमार वैन किन के बेटे हैं। और अगर नहीं आई है
तो चलिए आगे देखते हैं। अपनी माँ की इन हरकतों को देख राजकुमार वैन गुस्सा होकर महल से बाहर चला जाता है। कक्ष के ठीक बाहर छोटे राजकुमार खड़े थे और वो इन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। राजकुमार वैन सीधा चले जाते हैं चैन के कक्ष में। राजकुमार वैन चैन से बातें कर रहे थे। ये देख चैन की माँ शी राजकुमार वैन से बड़े बदतमीजी से बात करके उन्हें कक्ष से अपने महल चले जाने को कहती है। उनका ये व्यवहार देख हकीम जी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, जो कि राजकुमार वैन कोई आम इंसान नहीं थे। चैन की माँ अपनी गलती पर शर्मिंदा भी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी राजकुमार का उनकी बेटी के साथ ज्यादा उठना बैठना हो, क्योंकि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हकीम जी अपनी बीवी यानी चैन की माँ से कहते हैं, राजकुमार से तुम माफी मांगो, लेकिन चैन की माँ किसी भी कीमत पर उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं थी। चैन की माँ अपनी बेटी को भी समझाती है, तुम राजकुमार के साथ ज्यादा मिलना बंद कर दो और उनसे बातें करना भी तुम बंद कर दो, क्योंकि ऐसा अगर चलता रहा तो एक दिन तुम्हें ही तकलीफ होगी। कुछ देर बाद चैन अपने घर से भागते हुए राजकुमार के महल की ओर जाने लगती है, जो कि राजकुमार काफी गुस्से से उसके घर से भगा दिए गए थे। दूसरी तरफ राजा के आदमी हकीम जी, जो कि फिलहाल गवर्नर बन चुके थे, उन पर जानबूझकर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे चैन की माँ अपने पति को लेकर घर से महल की ओर बढ़ने लगती है, जो कि वही एक सुरक्षित जगह थी। काफी देर तक ये लोग बचे थे, लेकिन रास्ते के एक स्तर पर आकर राजा के सैनिक हकीम जी को जान से मार देते हैं। अपने पति के मौत के बाद चैन की माँ बेहद गुस्से में थी, साथ ही उन्हें अपनी बेटी की बेहद फिक्र हो रही थी, तो वो भागते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए राजमहल की ओर निकलती है। दूसरी तरफ रानी साहिबा के कक्ष में राजकुमार उनसे पूछते हैं, आपने जिस युद्ध के बारे में कहा था वो युद्ध कब शुरू होगा? रानी साहिबा कहती है, जैसे ही महोत्सव चालू होगा युद्ध भी शुरू हो जाएगा। रानी साहिबा की पहेलियां भरी बातों को सुन राजकुमार वैन आग बबूला होने लगते हैं। कहीं न कहीं राजकुमार वैन को लग रहा था शायद उनकी माँ एक पागल औरत है। राजकुमार वैन अपनी माँ से कहते हैं, बाहर हजारों हजारों लोगों की मौत हो रही है और हम अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अपनी माँ से कोई उत्तर ना पाकर राजकुमार खुद को तलवार से मार देते हैं, ये सोचकर शायद इसके बाद उनकी माँ उन्हें सारी सच्चाई बता देगी। राजकुमार वैन की हालत देख उन्हें तुरंत हकीम के पास ले जाया जाता है। हकीम राजकुमार को देख कहते हैं, राजकुमार की हालत बिल्कुल ठीक है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इस दौरान भी माँ बेटे के बीच क्या बातें हुई थी, छोटे राजकुमार ये सारी बातें दोबारा से सुन लेते हैं। कुछ देर बाद महाराजा चाओ अपने बेटे के कक्ष में चले आते हैं उसे देखने के लिए। वो अपने बेटे से कहते हैं, जिस दिन उन्हें ये बात पता चली थी कि उनकी पत्नी वहन के साथ गलत हरकतें करती है, उस दिन से उनका खून खौल गया था। हालांकि इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अब तक ये सारी चीजें महारानी साहिबा जानते बूझते करती थी। अब दोपहर के समय महोत्सव के लिए दरबार में सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन रानी साहिबा अब तक दरबार में नहीं पहुंचती है। राजकुमार जय अपनी माँ को बुलाने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं और इस दौरान महाराजा अपने बच्चों के साथ बातें करते हुए उन्हें बहला फुसला रहे थे। दूसरी तरफ रानी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब तक तैयार भी नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से वो दरबार नहीं आ सकी। गुस्से में रानी साहिबा अपने कमरे की चीजों को इधर उधर फेंक देती हैं। तभी वहाँ राजकुमार पहुँचते हैं और वो अपनी माँ को तैयार करवा कर जल्द से जल्द दरबार लेकर जाते हैं। राजमहल में चैन भी तब पहुँच जाती है। चैन पर राजा की सेना हमला करने लगते हैं, लेकिन ठीक समय चैन की माँ महल पहुँच जाती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। चैन अपनी बेटी से कहती है, ये सभी सैनिक महाराजा के आदमी हैं, जो राजा के कहने पर हमें मारने के लिए आए हैं। दोस्तों, अब भी चैन और उसकी माँ के ऊपर हमला हुए जा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ महारानी द्वारा भेजे गए कुछ लोग पहुँचते हैं, जो सही सलामत चैन और उसकी माँ को महल के भीतर लेकर जाते हैं। दरबार में पहुँचते ही चैन की माँ राजा को सुनाने लग जाती है कि उन्होंने उनके विरुद्ध एक ऐसी चाल चली थी, हालांकि महारानी ने उन्हें बचा लिया।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जिंदगी और मौत का सवाल था। बड़े राजकुमार इस महिला के बारे में अपने पिता से पूछते हैं। ठीक इसी समय महारानी बताती है कि ये महिला और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है और तुम्हारी पिता की पहली बीवी है। इस बारे में महल में मौजूद किसी को भी नहीं पता था। राजकुमार वैन को जब ये बात पता चलती है तब वो बेहद हैरान रह जाते हैं, जो कि राजकुमार वैन जिस लड़की से प्यार करते थे वो रिश्ते में उनकी बहन थी। चैन को जब ये बात पता चलती है तो वो दरबार से चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है। उसकी माँ भी उनका पीछा करते हुए बाहर चली जाती है। तभी पीछे से राजा के आदमी चैन पर शस्त्र से हमला करके उसे जान से मार देते हैं। अपनी बेटी को अपने सामने मरता देख चैन की माँ की हालत पागलों की जैसी हो गई थी। अपनी बेटी को वो गले से तक नहीं लगा पाती है, क्योंकि उससे पहले राजा के आदमी आकर उसे भी जान से मार देते हैं। अंदर महल में छोटे राजकुमार अपने बड़े भाई राजकुमार वैन को तलवार से स्टैब करके जान से मार देते हैं। छोटे राजकुमार नहीं चाहते थे कि सिंहासन और उनके बीच कोई तीसरा इंसान बाधा बने, और फिर छोटे राजकुमार अपने पिता को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने पिता के सामने वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं और एक बाप होकर अपने बेटे को अपने आंखों के सामने जान से मार देते हैं महाराजा चाओ। आज महोत्सव की रात महल के बाहर एवं अंदर घमासान युद्ध हो रहा था, महाराजा के सैनिक और महारानी के सैनिकों के बीच। महाराज अपने बेटे को जान से मारने के बाद भी दुखी नहीं थे, बल्कि उनके अंदर का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था। इतने समय के इतने बड़े युद्ध के बाद काफी लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि राजकुमार जय जिंदा बचकर महल लौट आते हैं। राजकुमार जय ने जी जान लगा दी थी इस युद्ध को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। ये सुन महाराजा चाओ अपने बेटे से कहते हैं, तुम युद्ध में हार गए, इसकी असली वजह तुम नहीं हो, बल्कि इसकी वजह तुम्हारी माँ यानी रानी साहिबा है। महाराज अपनी बीवी के सीने से अब गोल्डन फ्लावर को निकाल कर फेंक देते हैं। रानी साहिबा ने अपने परिवार और अपने सभा की खुशी के प्रतीक के लिए गोल्डन फ्लावर को अपने सीने से लगा रखा था, लेकिन जैसे ही इसे निकाला जाता है ठीक उसी समय महाराजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, महारानी साहिबा के सभी सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए जाने चाहिए, और ठीक वैसा ही किया जाता है। रानी साहिबा ने इस बीच लाखों गोल्डन फ्लावर्स को प्लांट करे थे। वो सभी गोल्डन फ्लावर्स सैनिकों को दर्शा रहे थे, जिसे राजा द्वारा उखाड़ दिया गया था। साथ ही रानी के सैनिकों का प्रतीक गोल्डन फ्लावर, जो ये दर्शाते थे कि किस तरह से गोल्डन फ्लावर रूपी शक्ति को तबाह कर दिया गया है। कुछ देर बाद महल में चुप्पी छाई हुई थी। राजकुमार जय और रानी साहिबा जिंदा लाश की तरह बर्ताव कर रहे थे। महाराजा चाओ कहते हैं, वो हमेशा से ही चाहते थे राजकुमार जय इस तख्त पर बैठे, ना कि कोई और, क्योंकि सबसे सक्षम राजकुमार जय ही है इस महल में। अब राजकुमार जय कहते हैं, उन्होंने ये युद्ध अपनी माँ की इज्जत, सम्मान और जीवन के लिए लड़ा था। उन्हें कभी भी राजा के सिंहासन की जरूरत और लालसा महसूस नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं राजकुमार जय अपने माँ के सम्मान बचाने में असफल रह गए। कुछ देर बाद राजा रानी के लिए वो दवाइयाँ सेवन करने के लिए लेकर आते हैं। राजा अपने बेटे राजकुमार जय को हुक्म देते हैं कि अब से उसे ही राजा का ये काम करना होगा, यानी कि अपनी माँ को इस जहरीली दवाइयों का सेवन करवाना पड़ेगा। राजकुमार जय टूट सा गया था। वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और अपने अंदर भरे गिल्ट के चलते राजकुमार जय खुद को तलवार से स्टैब करके जान से मार देता है। अपने बेटे को अपने सामने मरा पड़ा देख रानी की आंखों से आंसू रोके ना रुक रहे थे। दोबारा से अपने बेटे की मौत के बाद भी राजा को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि अपने बेटे की लाश के सामने महाराजा राजकुमार राज का सबसे प्रिय भोजन खुद खा रहे थे। रानी साहिबा राजा की इन हरकतों को देख उन दवाइयों को अपने सामने से फेंक देती हैं और ये जहरीली दवाइयाँ टेबल में बनी हुई गोल्डन फ्लावर को तबाह कर देती है, जो ये दर्शाता है गोल्डन फ्लावर, जो कि प्यार, आशावाद और आनंद का प्रतीक है, वो सब कुछ आज मिट्टी में मिलकर तबाह हो गया। दोस्तों, गोल्डन फ्लावर प्यार, आशावाद और आनंद का प्रतीक होता है, जिसे राजा चाओ ने
तबाह कर दिया था अपने कुकर्म, लालसा, बेईमानी और अपवित्रता से। जैसे एक अच्छे राजा अपने प्रजा के माई बाप और दुआ होते हैं, ठीक वैसे ही एक बुरा राजा अपने राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और नंजिंग राज्य में भी महाराजा चाओ के कारण बिल्कुल ऐसा ही हुआ, यानी कि गोल्डन फ्लावर के प्रतीक की खुशियां उलटकर दुखों का अभिशाप बन गई। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द कर्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर। दोस्तों, रिसेंटली मैंने चैनल पर एक अमेजिंग वेब सीरीज ही इज एक्सपेक्टिंग की एपिसोड्स एक्सप्लेन की है। आप सभी जाकर वो वीडियो देखकर मुझे बताइए कि वो वीडियो आप सभी को कैसी लगी। सो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।